प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के विकास कार्यों की आज समीक्षा करने वाले हैं। आपको बता दें, सुबह 11 बजे वर्चुअल तरीके से ये बैठक होने जा रही है और इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बता दें, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और पीएम के सामने अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा। तो पीएम मोदी आज अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बता दें, ये बैठक सुबह 11 बजे होगी और वर्चुअली तरीके से पीएम मोदी इससे जुड़ेंगे। भोपाल से खबर, जहां सीएम हाउस के पास जालसाजों ने एटीएम में सेंधमारी की है। बता दें, आरोपियों ने मशीन से करीब 6 लाख रुपए निकाले हैं। बैंक प्रबंधन ने पुलिस से इसकी शिकायत की और पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बता दें, सीसीटीवी में 2 संदिग्ध बदमाश नजर आ रहे हैं और भोपाल के श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो सीएम हाउस के पास जालसाजों ने एटीएम में सेंधमारी की। बताया जा रहा है कि 6 लाख रुपए आरोपियों ने मशीन से निकाले हैं और बैंक प्रबंधन ने पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। स्मार्ट सिटी इंडिया कॉन्टेस्ट 2020 में मध्य प्रदेश का देश में डंका बजा है। इंदौर एक बार फिर स्मार्ट सिटी में नंबर 1 बना है। वहीं इंदौर को 7 अवार्ड मिले हैं और इन सभी में वह चैंपियन रहा। खास बात यह है कि राउंड 1 में चुनी गई स्मार्ट सिटी में इंदौर का नंबर 1 रहा, नंबर पहला रहा। वहीं सभी राउंड में चुनी गई स्मार्ट सिटी अवार्ड में भी इंदौर सूरत के साथ ओवरऑल चैंपियन बना। इनोवेटिव आइडिया अवार्ड थीम में भी इंदौर देश में नंबर 1 रहा। वहीं मध्य प्रदेश देश भर के राज्यों में योजना के क्रियान्वयन के मामले में नंबर 2 पर रहा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअल मीट के माध्यम से ये परिणाम घोषित किए और ये प्रतियोगिता स्मार्ट सिटी मिशन के 6 साल पूरे होने पर आयोजित की गई थी। अलग अलग श्रेणियों में स्मार्ट सिटी को उनके अलग अलग क्षेत्रों में किए गए अच्छे कामों के लिए अवार्ड दिए गए और इंदौर के अलावा अलग कैटेगरी में प्रदेश के 4 और शहरों को स्मार्ट काम के लिए अवार्ड मिला। इसमें भोपाल, जबलपुर, सागर और ग्वालियर को अवार्ड दिया गया है। भारत सरकार के इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट में कुल मिला के 20 में से 11 पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिले हैं। ये अलग अलग श्रेणियों के पुरस्कार थे। स्टेट अवार्ड में मध्य प्रदेश को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सिटी अवार्ड में इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबलपुर तीसरे स्थान पर है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है और इंदौर को पहले नंबर पे रहने की आदत हो गई है, इसलिए इंदौर नगर ने भी कई पुरस्कार जीते हैं। मैं प्रदेशवासियों को, संबंधित विभाग को, सारे नगर निगम को, निकायों को, इंदौर को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल, हम लोग प्रयास तो करते रहेंगे। बिल्कुल, इंदौर को इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो और स्मार्ट सिटीज़ में मध्य प्रदेश के लिए भी गर्व की बात है कि 2 शहरों में और बाकी सिटीज़ में भी सागर और जबलपुर, ग्वालियर सभी को कोई ना कोई अवार्ड मिला है। आगे भी हम लोग इसी तरह प्रयास करते रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सर्वोच्च स्थान पर आएँ। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो ये काम किया है, ये देश में एक मिसाल है कि इस प्रकार का भी काम माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने मिलकर किया। तो ये जो स्मार्ट सिटी में हम आए हैं, यह शहर की जनता को समर्पित है और मैं शहर की जनता को धन्यवाद देता हूँ। भोपाल से खबर, जहां बीजेपी SC/ST मोर्चे की बैठक हुई। आपको बता दें, SC/ST वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने इस बैठक में रणनीति बनाई। पूर्णकालिक कार्यकर्ता अब बीजेपी तैयार करेगी और राष्ट्रीय सह संगठन प्रभारी शिव प्रकाश के निर्देश के बाद ये रणनीति को बनाया गया। तो SC/ST मोर्चों को जमीन पर सक्रिय अब पार्टी करने जा रही है। बता दें, पार्टी के संगठनात्मक विस्तार पर चर्चा हुई। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, उन्होंने कहा कि पार्टी के संगठनात्मक विस्तार पर रणनीति भी बनाई गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष PD शर्मा का कहना है कि दोनों मोर्चे पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं और एक नई प्रक्रिया की गई है SC/ST मोर्चे को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने के लिए।
आज भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे की बैठक अभी संपन्न हुई है। बैठक के अंदर मुख्य तौर पर अनुसूचित जनजाति मोर्चे के कार्य विस्तार की दृष्टि से अपने काम को और कैसे सुदृढ़ किया जाए, इन मुद्दों पर बेहतर तैयारी और एक आगामी रणनीति हमारी क्या होगी, इस पर चर्चा सभी जनजाति मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के की है। जनजाति क्षेत्र के अपने जो चैलेंजेज हैं उन चैलेंजेज पर काम करना और अपने संगठन तंत्र की मजबूती में बूथ लेवल तक, जिसको हम लोग कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का, कि हर समाज वर्ग को और जनजातीय क्षेत्र में भी अलग अलग क्षेत्रों में और जनजातियों के बीच में भी कई प्रकार के अलग अलग जो हमारे वर्ग हैं उन सब वर्गों में अपने काम को ले जाना और एक लीडरशिप जो हमारी खड़ी है और उसको और ताकत देने का काम आज की इस बैठक में सभी जनजातीय मोर्चे के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इस पर तैयारी की है। हमारे गजेंद्र पटेल जी राष्ट्रीय महासचिव। देखिए, दरअसल आज कोई निर्णय का विषय था नहीं। मैंने आपको बताया दोनों मोर्चों की बैठक थी। बैठक में आने के लिए मुझे अध्यक्ष जी ने कहा था, मैं उसी बैठक के निमित्त आया। आज इस प्रकार का विषय कोई विद्यमान नहीं है। पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी जो विषय आप कह रहे हैं निगम के मंडल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने का, उसको उपयुक्त समझेंगे तो विचार करेंगे और उसकी घोषणा करेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनको अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। भारत सरकार ने 11 दौर की बातचीत उनके साथ की है। कृषि सुधार बिल ये किसानों के जीवन स्तर में तब्दीली लाने वाले हैं। भारत सरकार ने एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है, एमएसपी पर पहले से अधिक खरीद करने का काम किया है और इन कानूनों के समर्थन में देश का बहुत बड़ा हिस्सा खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी किसान यूनियन को कानून के किसी भी प्रावधान पर कोई आपत्ति है तो भारत सरकार उन्हें सुनने के लिए भी तैयार है, चर्चा करने के लिए भी तैयार है और निराकरण करने के लिए भी तैयार है। इधर सीहोर में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर शहीद हेमंत करकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने शहीद हेमंत करकरे को एक बार फिर देशभक्त मानने से इनकार किया। साध्वी प्रज्ञा मीसाबंदियों के सम्मान समारोह में हिस्सा लेने पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मैंने स्वयं उस चीज को झेला भी है, देखा भी है और सुना भी है और हमारे लोग, मेरे आचार्य जी जिन्होंने मुझे पढ़ाया कक्षा 8वीं में, उनकी उस हेमंत करकरे ने, जिसको लोग देशभक्त कहते हैं, वहाँ के लोग थकते नहीं है पर वास्तव में जो देशभक्त है उनको देशभक्त नहीं कहते हैं। उन्होंने हमें कक्षा 8वीं पढ़ाने वाले आचार्य जी और शिक्षक को उनकी उंगलियां तोड़ी। बोलो तुमने, बताओ उनकी वो क्या करती। वो बीते दिनों की बात है जब लोग जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर वसीयत किया करते थे, पर अब वसीयत का ट्रेंड बदल रहा है। कम उम्र के लोग भी अब वसीयतें लिखवा रहे हैं। ग्वालियर में वसीयतों के आंकड़े पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एक जमाना था जब ऐसे बड़े बूढ़े ही वसीयतें लिखा करते थे जिन्हें जिंदगी में अपने आखिरी पड़ाव पर होने का एहसास हो जाया करता था। लेकिन सोचिए, अगर कोई जवानी में ही वसीयत के कागजात तैयार करने में जुट जाए तो इसे आप क्या कहेंगे, अक्लमंदी या फिर जल्दबाजी? लेकिन ये सच है कि अब नौजवान भी अपनी वसीयतें लिखवा रहे हैं। शायद कोरोना काल में ये जिंदगी की अनिश्चितता का खौफ है कि आमतौर पर ग्वालियर में साल भर में होने वाली 400 वसीयतों का आंकड़ा महज 6 महीने में ही 575 हो गया है। लोगों में इस तरीके का रुझान आया है कि बाय द वे उनके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो कोई वसीयत के द्वारा कोई अपना फैमिली व्यवस्थापन, कोई बंटवारा, अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट करके अपनी संपत्ति
किसको क्या देना है वो सुनिश्चित करवा रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में इस तरीके के डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, डॉक्यूमेंटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये देखने में आया अभी तक कि जो भी बचत के मामले आते थे हमारे पास, वो ऐसे आते थे जो सीनियर सिटीजन के आते थे, 60 वर्ष या उससे ऊपर के अभी तक। लेकिन ये कोरोना में दूसरी लहर के बाद काफ़ी जो लोगों ने अपने पति या पत्नियों को खो दिया है, तो समाज में एक असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है। और अब ऐसे केसेस भी आ रहे हैं और ऐसी क्वेरीज भी आ रही हैं कि लोग कम उम्र में, जैसे 40, 45, 50 की उम्र में भी जो है अपने वसीयत नामा को तैयार करा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में आए मौत के तांडव ने लोगों की जिंदगी ही बदल कर रख दी है। कई लोगों ने हंसते खेलते परिवार को चंद दिनों में तबाह होते देखा है। लोगों को यह एहसास हो गया है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। शायद इसीलिए वो ये चाहते हैं कि जिंदगी में उन्होंने जो कुछ कमाया या फिर बनाया, उस पर उनके मरने के बाद किच-किच ना हो। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। आगे बढ़ते हैं दिल्ली से खबर, जहां आईसीएमआर ने कहा कि देश में दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। 11 राज्यों में डेल्टा प्लस के 50 नए केस मिले हैं। वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी 12 देशों में मौजूद है। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन सभी वेरिएंट पर कारगर हैं, ये बात भी आईसीएमआर ने कही है। तो आपको बता दें, आईसीएमआर का कहना है कि देश में दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। 11 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 केस सामने आए हैं और डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी 12 देशों में मौजूद है। खबर ग्वालियर से है, जहां 36 मरीजों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट और 9 लोगों में यूके वेरिएंट की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग इन सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकालने में जुट गई है। ग्वालियर के सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। ये डेल्टा प्लस जितना खतरनाक नहीं है। वहीं ग्वालियर में कोई भी डेल्टा प्लस का मरीज अभी सामने नहीं आया। हाँ, डेल्टा वेरिएंट तो जैसे नॉर्म्स था हम लोग का, हर 15 दिन में वहाँ सैंपलिंग, जीनोम सैंपलिंग के लिए एनसीडीसी दिल्ली भेजते हैं हम लोग। तो उसकी रिपोर्ट आई थी, तो उसमें एक केस डेल्टा वेरिएंट के निकले हैं। तो उसके जैसे नियम था हम लोग का कि उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी तो हो गए हैं, कुछ जगह से विरोध थोड़ा सा हो रहा है। तो उसका आज हम लोग प्रशासन का सहयोग लेके उसका आज हम फिर प्रयास करेंगे कि हम लोग सैंपल कलेक्ट हो जाए। लेकिन चूँकि वो सिम्टम फ्री हैं तो मालूम है वो भी नेगेटिव आने हैं। तो सिम्टम वालों को अपन मिलते तो ठीक रहता, लेकिन अब वो है ही नहीं। देखते हैं फिर इसका। चलिए अब नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना के ग्राफ पर। तो 30 जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला है। 24 घंटे में कोरोना के 50 केस सामने आए हैं। वहीं 22 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। राजधानी भोपाल में 11, इंदौर में 7 तो जबलपुर में 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। और प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या अब 1110 पहुंच गई है। तो रिकवरी रेट की अगर बात की जाए, रिकवरी रेट 100% के आसपास अब पहुंचने वाला है। वहीं पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो 0.02% पॉजिटिविटी रेट अब मध्य प्रदेश में बचा है। तो एक तरह से प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर है। 30 जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला है। कोविड महामारी में एक बड़ी राहत मिलने वाली है। कोरोना के इलाज में खर्च की गई रकम टैक्स फ्री होगी। आपको बता दें, मौत के बाद परिवार को मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो सरकार ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। पैन और आधार लिंक करने की आखिरी तारीख भी 3 महीने तक बढ़ा दी गई है। तो 3 महीने आगे बढ़ाकर अब इस तारीख को 30 सितंबर 2021 किया गया। वहीं टैक्स पेयर्स को एक और राहत दी गई है। अब टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख भी बढ़ गई है और ये तारीख अब 15 जुलाई 2021 कर दी गई। तो कोविड महामारी में एक बड़ी राहत मिली है। कोरोना के इलाज में खर्च की गई रकम टैक्स फ्री रहेगी। वहीं मौत के बाद परिवार को मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। साथ ही सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि पैन और आधार लिंक करने की तारीख अब आगे बढ़ गई है, 3 महीने बढ़ा दी गई है और ये तारीख अब 30 सितंबर 2021 कर दी गई है। टैक्स पेयर्स को एक और राहत है टीडीएस को लेकर। अगर टीडीएस फाइल करना है तो अब इसकी आखिरी तारीख 15 जुलाई है और आप 15 जुलाई तक टीडीएस फाइल कर सकते हैं।
राजगढ़ के पाटन कला गांव में एक युवक वैक्सीनेशन को लेकर ऐसे भ्रमजाल में उलझा कि पेड़ पर चढ़ गया। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति अपनी पत्नी का आधार कार्ड भी पेड़ पर ले गया। दरअसल जब वैक्सीनेशन करने स्वास्थ्य विभाग की टीम उसके घर पहुंची तो उसकी पत्नी वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कंवरलाल मना करता रहा। उसने अपनी पत्नी का वैक्सीनेशन ना हो इसलिए आधार लेकर पेड़ पर चढ़ गया। घटना की जानकारी लगने पर गांव वाले भी समझाने पहुंचे, लेकिन कंवरलाल किसी का कहा नहीं माना। उसने ठान लिया था कि वैक्सीन नहीं लगवाएगा और ना ही पत्नी को लगवाएगा। घटना की जानकारी मिलने पर डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। वहीं कंवरलाल को डॉक्टर ने समझाया और उसका भ्रम दूर किया। तब कहीं जाकर उसने टीका लगवाया और उसकी पत्नी को भी टीका लगवाने दिया। डॉक्टर साहब आए तुम्हारे पास लग गया, कुछ में किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। अरे राम लगवा देंगे डॉक्टर साहब कहने आए हैं कि कुछ भी नहीं होगा। हमने लगवाए दो, तो हम तो लगवा चुके कभी। जैसा कि आज जो मुझे जानकारी लगी थी, पाटनकुला गांव में जब कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा था तो उस समय एक व्यक्ति कोरोना के डर की वजह से पेड़ पे चढ़ गया, जिसकी वाइफ की आधार कार्ड जो था वो उसकी वाइफ जो थी वो टीका लगाने के लिए तैयार थी, परंतु उसकी जो आधार कार्ड था वो उसके हस्बैंड के द्वारा उसके पेड़ पे लेके चला गया था। जिसकी सूचना हमें मिली तो आज हम अपनी पूरी टीम के साथ उस गांव गए और जिस व्यक्ति जो कंवरलाल शंकरलाल उनको जो भ्रांति थी, जिस तरह की जो उनको जानकारी थी पहले, उसको दूर किया और अब पूरी तरह से मान गए हैं। अब अगली बार जब भी टीकाकरण होगा दोनों पति पत्नी टीकाकरण करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। 28 जून से बाबा महाकाल के दर्शन अनलॉक होने जा रहे हैं। इसकी तैयारियों को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र शुक्ल महाकाल मंदिर पहुंचे और फैसला हुआ कि 7 स्लॉट में रोजाना 3500 श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज ले चुके श्रद्धालुओं को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। सभी को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, नहीं तो कम से कम 48 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने यह भी साफ किया कि सभी श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए पहले से ही इसका प्री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 28 तारीख से महाकाल मंदिर के द्वार आम दर्शनार्थियों के लिए खोले जा रहे हैं और जैसा पहले तय हुआ था कि ये प्री बुकिंग के आधार पर ही दर्शन होंगे और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का मैसेज जो है लाना अनिवार्य होगा। वैक्सीनेशन की कम से कम 1 डोज अनिवार्य है और अगर वैक्सीनेशन किसी कारण से नहीं हो पाया है तो पिछले 48 घंटे की RT-PCR की रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी श्रद्धालुओं को। पूरी की पूरी जो प्रवेश की व्यवस्था है और निर्गम की व्यवस्था है वो गेट नंबर 4 के पास वाला जो भाग है वहाँ से रखी गई है। वहाँ पर 2 अलग अलग गेट हैं, 2 अलग अलग भाग हैं। एक साइड से एंट्री होगी और दूसरे साइड से एग्जिट होगी। इधर शाजापुर के गुलाना कस्बे में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ पर घर से 100 मीटर दूरी पर ही बने एक पानी के छोटे से गड्ढे में 3 मासूमों की डूबने से मौत हो गई। घटना सामने आने के बाद सनसनी फैल गई और ये जिसने भी सुना वह सहम सा गया। परिजनों ने बताया कि तीनों बच्चे करीब 12 बजे के बाद से घर में नहीं थे। आस पड़ोस में पूछा, ढूंढना शुरू किया तो कहीं नहीं मिले। फिर घर से ही थोड़ी दूर खेत पर एक गड्ढे में बच्ची तैरती हुई दिखाई दी। जब इन्हें निकाला गया तब इनकी मौत हो चुकी थी। खंडवा में वन स्टॉप सेंटर यानी आश्रय गृह से 2 बच्चियां लापता हो गई हैं। ये दोनों आपस में सगी बहनें थीं जो कि आश्रय के लिए यहां रुकी थीं। प्रशासिका की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामला जांच के लिए दिया है। खास बात यह है कि FIR में किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से बच्चियों को बहला फुसलाकर ले जाना बताया गया है, जबकि बच्चियां दोपहर के समय खुद दीवार फांदकर भागी हैं। पूरे मामले में आश्रय गृह की सुरक्षा घेरे में है। बता दें कि 2 नाबालिग को बाल कल्याण समिति के आदेश के बाद वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। दोनों बच्चियां उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की बताई जा रही हैं। वन स्टॉप सेंटर पर निवासरत थी और उनके से जब भी चर्चा की गई उन्होंने हर बार नई नई बातें करी और दिनांक 24 को वो दीवार कूद के भाग गई। इसकी शिकायत मेरे द्वारा थाने में मोगढ़ थाना लगता है तो मोगढ़ थाने में की गई
और मोगेट थाने में भी मैंने यही बात बताई कि बच्चियाँ रस्सी कूद के बाउंड्री वाल की दीवार कूद कर भाग गई हैं। लेकिन बच्चियां बार बार अपने बयान बदल के गुमराह कर रही थी, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा उसके एड्रेस को ट्रेस करने में समय लग रहा था और अंततः हम लोग 23 या 24 तारीख को उसका एड्रेस ट्रेस करने पे वहाँ पे पुलिस विभाग के माध्यम से कामयाब हुए और 24 तारीख को कल ही हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय खंडवा के पास में गए थे और उनके जल्दी से जल्दी रिजर्वेशन करा के उनका गृह जिले पहुँचाने की मांग की। इधर खरगोन बड़वानी के बाद बुरहानपुर में नकली खाद्य सामग्री पकड़ाई गई है। 3 कंपनी की नकली खाद्य एक किराना दुकान पर बेची जा रही है। बता दें, मुखबिर की सूचना पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने दबिश देते हुए नकली सामान जब्त किया। वहीं दुकान से करीब 1500 किलो नकली खाद्य बीज जब्त किए गए और दुकान संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बड़वानी खरगोन के बाद बुरहानपुर में नकली खाद की खपत हो रही थी, जिसे दर्ज दबोचा है। एसडीओ भूपेंद्र सिंह सोलंकी ने बात करते हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई की है, कितना खाद मिला और क्या स्थिति रही है अभी? मेरे द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, दही नाला में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहाँ पर एक किराना दुकान के अंदर 127 बैग खाद भरा हुआ था, जो कि खाद को पहली बार देखते हुए लगता है कि खाद नकली है, इसलिए उसको जब्ती करके और थाने में उसकी FIR कर दी गई है। सर, किस तरह का खाद था, क्या क्वालिटी थी और कौन सी कंपनी का थे? वहाँ पर जो खाद था, खाद 3 कंपनियों का वहाँ पर खाद रखा हुआ था। एक तो IPL कंपनी थी, दूसरी कंपनी पैरामाउंट बायो फर्टिलाइजर धार थी, फिर विनायक फर्टिलाइजर थी और एक मोनी मिनरल्स केमिकल। ऐसे 4 कंपनियों का खाद था। जब आपने चर्चा की होगी कि कहाँ से लाया गया है, कैसे आया है बुरहानपुर में नकली खाद, तो कैसे क्या बताया गया उसके द्वारा? ये जो खाद था एक किराना दुकान पे मिला। किराना दुकान के जो प्रोपराइटर है रामाचरण से जब पूछा गया तो उनके द्वारा उनके पास में इस खाद के संबंध में ना तो कोई बिल था, ना बिल्टी थी और ना ही कोई लाइसेंस था। तो उन्होंने कुछ बताया होगा कहाँ से आया ये माल? उन्होंने ये बताया है कि जो खाद है उन्हें एक पास के ही जो शहर खंडवा के एक दुकानदार, जो मतलब जो बोरगांव है, बोरगांव के दुकानदार से इन्हें प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब खंडवा, खरगोन, बड़वानी जहां नकली खाद था, नकली खाद बुरहानपुर सप्लाई किया गया और उसके बाद जिसे धर दबोचा गया, वाकई में ये बुरहानपुर के किसानों के लिए एक खराब खबर हो सकती थी। यदि वो उपयोग किया जाता तो कहीं ना कहीं फिर एक बार किसानों को ये झटका सहन करना पड़ता, लेकिन उपयोग के पहले ही जो है उसे धर दबोचा और अब आने वाले समय में किसानों को ये झटका नहीं सहना पड़ेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गोपाल देवकर, बंसल न्यूज़ बुरहानपुर। स्विमिंग यानी पानी में तैरने की कला, जो कुछ लोगों के लिए एक शौक है तो किसी के लिए खेल। वहीं बुरहानपुर के एक तैराक के लिए ये उनकी जिंदगी का मिशन बन गया है। हम बात कर रहे हैं मशहूर तैराक शैलेंद्र बृहस्पति की, जो बड़ी संख्या में लोगों को पानी में डूबने से बचा चुके हैं। उनका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्विमिंग सिखाना, ताकि लोग इससे न केवल अपना शौक पूरा कर सकें बल्कि स्वास्थ्य को भी बेहतर रख सकें और पानी में डूबने से किसी की भी मौत ना हो। कोरोना काल में अच्छी इम्यूनिटी के लिए भी इसे ज़रूरी माना जा रहा है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों का रुझान अब स्विमिंग की ओर बढ़ गया है। शैलेंद्र पिछले 10 सालों से बुरहानपुर की ताप्ती नदी में लोगों को तैरना सिखा रहे हैं और अलग अलग बैच में रोजाना 50 लोगों को स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चा यहाँ डूबता है अगर और उसके परिवार में जो बीतती है वो देखने के बाद ये महसूस होता है कि हाँ आगे बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे कि ऐसी घटनाएं नहीं हो। अभी तक कम से कम 6-7 हज़ार लोग सीख चुके हैं और रोज 30-40-50 लोग रोज आते सीखने जा रहे हैं। इससे अच्छी स्विमिंग से अच्छी एक्सरसाइज कोई है ही नहीं। सबसे अच्छी एक्सरसाइज स्विमिंग मानी गई है। इसके लिए तैरने से इम्यूनिटी बढ़ती है और स्टेमिना भी बहुत बढ़ता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कार का चालान कटने का मामला सामने आया। दिल्ली पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी का चालान काटा है। दरअसल वाड्रा अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ बारापुला से सुखदेव विहार स्थित ऑफिस जा रहे थे। तभी उन्होंने अचानक से अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया। इसके चलते सुरक्षा में पीछे चल रही गाड़ी की उनकी कार से टक्कर हो गई। मामला सामने आया तो ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत कार्रवाई करते हुए चालान थमा दिया। हालांकि दुर्घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ।